तो दोस्तों स्वागत है आपका। कोर्स कोड BHDC 133 हिंदी का कोर्स कोड है और मैंने आपको बताया था, हर बार बता रहा हूँ, BHDC 131 और 32 को देखें। मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं से मैच हो रहे हैं। दो दो क्लास बनाने का कोई फायदा नहीं है। आप देखें कोर्स कोड 131 132 और जो टॉपिक वहाँ पर मैच नहीं हो रहे उसकी क्लास में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो आप ये तो बिल्कुल ना सोचे कि सर आप कुछ ही टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर देखो मेरी PYQ सीरीज, तुम्हें पता लग जाएगा भारतेंदु जी के बारे में पूछा है, बताओ मैंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया इन दोनों में। और उसके बाद अगर तुमसे प्रेमचंद के बारे में पूछे, द्विवेदी जी के बारे में, मैंने सब इन दोनों के अंदर पढ़ा रखा है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ टाइम वेस्ट ना करें, आपके और भी एग्जाम में न्यू कंटेंट बनाया जाए। चलिए, महादेवी वर्मा के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। आपने स्कूल टाइम में इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा, सब याद करिए। जो स्कूल के बाहर रहा है उसे नहीं पता होगा लेकिन इनके बारे में। चलिए करते हैं शुरुआत आपकी महादेवी वर्मा। तो देखिए ये दो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए। महादेवी वर्मा के काव्य सौंदर्य पे प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चंस की कटिंग है, मैंने पेपर में से लिए। आपके जो क्वेश्चन पेपर है ना, और ये दोनों अलग अलग ईयर उसमें आए। मान के चलिए 2022 में पूछ लिया आपसे जून में, गैस कर लीजिए, और ये पूछ लिया आपसे दिसंबर में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अलग अलग समय पर पूछा गया है, एक ही एग्जाम में दो क्वेश्चन नहीं आएंगे महादेवी वर्मा के ऊपर। ऐसा मत सोचना कि पूरा पेपर ही आ जाएगा, नहीं। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो ये पूछा काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालें, और एक क्वेश्चन पूछा कि महादेवी वर्मा की वेदानुभूति के बारे में बताइए। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे। अब मैं आपको बता रहा हूँ महादेवी वर्मा के बारे में अगर क्वेश्चन आता है किस तरीके से आपको करना है, ठीक। तो दो क्वेश्चन आप देख लो कौन कौन से पूछे हैं, लेकिन मैं आपको 4 क्वेश्चनों के लिए तैयार कर दूंगा, इस बात का भरोसा रखें। पहले थोड़ा सा जानो महादेवी वर्मा के बारे में। ये है हमारी महादेवी वर्मा जी, ठीक। इनके बारे में थोड़ा इंट्रो जानो। जन्म हुआ था इनका सन 1907 में, स्थान था फरुखाबाद। पिता थे इनके गोविंद साय वर्मा, और मृत्यु हुई सन 1987 में। शिक्षा MA संस्कृत किया था इन्होंने, जो आजकल सबसे रेयर है। रेयर मीन्स बहुत लोग डरते हैं इससे। MA संस्कृत किया था। महादेवी वर्मा जन्म स्थान फरुखाबाद, ठीक। शायद यूपी के अंदर है फरुखाबाद मेरे ख्याल से, चेक कर लेना, बाकी स्टेट कंफर्म कर लेना, इतना डिटेल में आएगा नहीं, गूगल कर लेना, ठीक। खाली फरुखाबाद याद रखना। पिता है गोविंद साय वर्मा, जन्म ये है। तो बेसिक इंट्रो याद कर लेना। महादेवी वर्मा इनका पूरा नाम था। महादेवी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना पेपर में, वर्मा आ जाए तो भी मत होना। मेरे को द्विवेदी जी से एक्सपीरियंस हुआ है। तुम लोग क्या करते हो, अगर वर्मा आ जाए ना, तुम कंफ्यूज हो जाते हो, यार महादेवी वर्मा पढ़ा था, वर्मा कौन है। तो एक ही नाम है, एग्जामिनर तुम्हें चेक करता है, तुम ग्रेजुएशन में तो आगे, लेकिन माइंड आपका बच्चों वाला ही है। वर्मा आते ही क्वेश्चन पे हाथ पैर ढीले करे, ऐसे हैंड्स अप कर ले, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। चलिए, तो ये हो गया इंट्रो आपका। बेसिक यहाँ से लिखना चालू करें। महादेवी वर्मा का पूरा नाम, जन्म स्थान पिता गोविंद साय, और MA संस्कृत किया था, मृत्यु, ठीक। मृत्यु ना याद करो, बाकी 3 पॉइंट तो आप याद कर ही लेना इनके बारे में। चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। महादेवी वर्मा जो थी क्या क्या चीजें लिखती थी और कैसी कैसी चीजों में इनका योगदान रहा, क्लियर कर लेना। पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। पहला, छायावादी काव्य के विकास में महादेवी वर्मा का योगदान अप्रीतम है। पहली बात है, किस काल की होती राइटर, ये छायावादी काल की आपकी राइटर थी। आपको मैंने हिंदी में काल पढ़ाए हुए हैं, जिस बच्चे ने नहीं देखे वो देख सकता है। चाहे वो भारतेंदु काल हो, चाहे वो प्रेमचंद काल हो, चाहे वो आधुनिक काल हो, चाहे वो छायावादी हो, चाहे वो आपका ऋतिक काल हो, काफी सारी चीज पढ़ाए। छायावादी भी उनमें से एक है। तो ये छायावादी काल की से संबंधित थी, ठीक है। महादेवी वर्मा का योगदान रहा अप्रीतम था, इस काल में सबसे ज्यादा। तो काल कौन सा था इनका, छायावादी काल था। और दूसरा, अब कलर चेंज मतलब पॉइंट दूसरा, वह अपने समय के कवियों में एक अलौकिक भाव जगत से सृजन कर छायावादी काव्य धारा को नई सौंदर्य दृष्टि प्रदान करती है। मतलब इनके टाइम में जितने भी राइटर थे ना, उन सबसे इन्होंने काफी अलग काम किया है। अलौकिक मतलब निराला या सबसे हटके, अलौकिक। पढ़िए, अपने समय के कवियों में एक अलौकिक भाव जगत का सृजन कर छायावादी काव्य धारा को एक सौंदर्य दृष्टि प्रदान की। मतलब सबसे इन्होंने हटके काम किया। आप ऐसे रख सकते हैं लाइक अलौकिक में टैग वर्ड बना रहा हूं। कुल मिलाकर सबसे इन्होंने यूनिक इन्होंने वर्क किया, जब तो इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर एक बात बताइए, हिंदी में राइटर हमारे काफी सारे होते हैं, ये बात हम सभी को पता है, लेकिन क्या पेपर में हम हर चीज के बारे में पढ़ते हैं? आप बोलेंगे नहीं। कुछ ही राइटर्स के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछता है, क्योंकि हर राइटर के बारे में ना तो लिखना पॉसिबल है, ना आपके लिए समझना पॉसिबल है। 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। छायावादी युग की थी
और अपने समय में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। चलिए उसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर 3, यही कारण है उन्हें छायावादी काव्य धारा, इन्हें क्या कहा जाता है, छायावादी काव्य धारा में रहस्यवादी भावधारा का प्रमुख कहा जाता है। इनको फेमस किस चीज का माना जाता है, रहस्यवादी धारा, इसका प्रमुख राइटर इन्हें माना जाता है महादेवी वर्मा को। रहस्यवादी जो है आपकी भावधारा, ठीक। तो आप महादेवी वर्मा के बारे में मैंने आपको चीजें बताई कुछ, अब एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला छायावादी युग की थी, दूसरा अपने समय के जो जितने भी राइटर थे उन सबसे अद्भुत काम इन्होंने किया और छायावादी युग को एक अलग ही इन्होंने पहचान दी। तीसरा पॉइंट रहस्यवादी जो थी इनकी क्या थी, भावधारा, रहस्यवादी भावधारा की प्रमुख थी। 3 पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिए महादेवी वर्मा जी के बारे में। पेपर में क्वेश्चन आए, पहले डायरेक्ट छाप देना इनका इंट्रो मीन्स वही इनका नाम पिता जन्म, है ना, शिक्षा, ये क्वेश्चन को बढ़ाने के तरीके होते हैं। ग्रेजुएशन का पेपर है, ऐसा तो है नहीं 2 लाइन में लिख के तुम्हें आंसर मिल जाएंगे, कम से कम 20 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कम से कम 2 पेज तुम भर सको, इसलिए मैं तुम्हें ये सब चीजें बताता हूँ। एग्जामिनर कहीं भी नहीं काटेगा। अब मान के चलो तुम मेरे बारे में बता रहे हो, तुम ये बताओ कि सर आकाश, पहले नाम तो तुम किसमें भी लिख दो, चाहे इसमें क्वालिटी पूछी हो महादेवी वर्मा की, चाहे विशेषता पूछी हो, नाम लिखने से कुछ क्वेश्चन गलत थोड़ा ना हो जाएगा। पेपर को भरने का तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से भरना है। तो 3-4 क्वालिटी यहाँ पर आपकी निकल गई, ठीक। छायावादी युग की अलौकिक, इन्होंने छायावादी युग को एक अलग स्थान पर पहुंचाया। और लास्ट वाला रहस्यवादी जो भावधारा थी उनमें ये फेमस रही, फेमस मतलब प्रमुख रही। छायावादी के अंदर भी काफी सारी धाराएं आती हैं, उनके अंदर कौन सी चुनी, रहस्यवादी भावधारा। चलिए आप पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा के बारे में। अब भूमिका, अब थोड़ा और ध्यान से, जिसको वहां समझ में नहीं आया मैं पूरा भरोसा दे रहा हूं यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक बार चेक कर लें कैसा दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पर पॉइंट बनाऊंगा तुम सबके लिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाना ध्यान से, जिसका वहां नहीं हुआ यहाँ हो जाना चाहिए। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद में हुआ। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट करता हुआ जा रहा हूँ, जो कॉपी पेन लेकर बैठ रहा है वो यहाँ से करता जाएगा। 1 पॉइंट आपका हो गया, यहाँ पर पेपर में इस तरीके से लिखना है, ठीक। एक सुशिक्षित मध्यवर्गीय परिवार में, मतलब जैसे हम कहते हैं मैं तो मिडिल फैमिली का हूँ सर, पैसे कहाँ से दे पाऊंगा, तो सुशिक्षित मतलब पढ़ा लिखा था, बेशक मध्यम वर्गीय था, ऐसा नहीं था कि सब लोग ऐसे ही थे पढ़े लिखे नहीं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। कहने के लिए 1 पॉइंट है, कम से कम 4 बातें यहाँ पर तुम्हें पता लग रही है। पहली, जन्म 1907 में हुआ। दूसरा, उत्तर प्रदेश का जो जनपद है फर्रुखाबाद वहां पर हुआ। कैसे घर की थी, मध्यम वर्गीय परिवार की। सर मैं मिडिल फैमिली को, ये भी मिडिल फैमिली की थी। दूसरा, लेकिन सुशिक्षित परिवार था, पढ़ा लिखा परिवार था, जब तो हमने संस्कृत कर ली, पढ़ा लिखा ना होता तो राइटर कैसे बनती। चलो अगला पॉइंट, कलर चेंज। अगला पॉइंट, पिता श्री गोविंद प्रसाद पिता MA LLB की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुख्य अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। बताइए पिता ने क्या क्या करा, MA LLB, हमारे टाइम में बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है वैसे ये तो LLB और MA इनके पिता ने किया, लेकिन काम क्या किया, प्रिंसिपल मुख्य अध्यापक के रूप में ये वर्क करते थे। अब ये पेपर भरने का तो मैं पूरा का पूरा सेटअप दे रहा हूँ, ठीक। और माता हेमरानी देवी शिक्षित व धार्मिक विचारों वाली, वो इनकी हाउसवाइफ थी। जो इनकी मदर थी वो क्या थी, माता हेमरानी शिक्षित धार्मिक विचारों वाली कुशल गृहिणी थी। ये जरूरी नहीं होता कि महिला हर समय वर्क करे। देखिए मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहा। आप सोच रहे हैं कि सर हर वक्त, देखो परिवार की नीड होती है, हमारी इच्छाएं और आशाएं होती हैं। ये भी नहीं कह सकते कि पति पत्नी दोनों काम करें तो ही घर चलता है। हमने ऐसे भी आपने ऐसे भी घर देखे होंगे जिसके सारे लोग ड्यूटी करते हैं फिर भी वो पैसों के लिए परेशान रहते हैं। हमने ऐसे भी घर देखे होंगे जहाँ एक ही व्यक्ति ड्यूटी करता है फिर भी वो खुश है। तो हमें अपनी इच्छाएं कम करनी पड़ती है। चलिए अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके, माता पिता बता दिए और महादेवी वर्मा के बारे में बता दिया। अगला, अपनी आरंभिक शिक्षा इन्होंने कहाँ पूरी की थी, अपनी आरंभिक शिक्षा इन्होंने घर पर पूरी की। वो ये आरंभिक मीन्स जो कहते नहीं है, बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है, चाहे उसे गाली सिखा लो, चाहे उसे हाथ जोड़ना सिखा लो, चाहे उसे तमीज सिखा लो, चाहे उसे उल्टा सीधा बोलना सिखा दो। ऐसा तो है नहीं बच्चा पैदा हुआ अगले दिन स्कूल में बैठा है, 3, 2, 2.5 साल 3 साल तक बच्चा घर ही रहता है, आप जो सिखाते हो वो सीखता है।
तो इनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? आरंभिक शिक्षा हुई इनकी घर पर। उसके बाद अध्ययन के साथ ही संगीत, ये देखिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संगीत और चित्रकला में भी इनकी प्रारंभिक में रुचि रही। ऐसा नहीं खाली किताब ही किताब पढ़ती थी, म्यूजिक में भी इनकी वो क्या थी? दिलचस्पी था, जिसका नाम आजकल हम हॉबी रख देते हैं, रिज्यूम में लिखवाते ना, माय हॉबी लिसनिंग म्यूजिक प्लेइंग गेम्स, यही लिखवाते हैं। तो इनकी रुचि थी आपकी संगीत और चित्रकला। आगे आ जाइए, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, जब ये 9 साल की हुई, 9 वर्ष की अल्प आयु में इनका विवाह भी, अब देखिए पढ़ के कितना बुरा लग रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर पता नहीं गलत है या सही है, हाँ बिल्कुल सही, 9 वर्ष की अल्प आयु में इनका विवाह रूप नारायण वर्मा से हो गया। अब इसे तुम बाल विवाह कहोगे, बाल से भी छोटा बाल विवाह कह दो, 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। फलस्वरूप इंदौर में वे अपने ससुराल प्रयाग में आ गई। इंदौर तो आपका एमपी में, इंदौर सबसे स्वच्छता में सबसे नंबर 1 पर यही रहता है। अपने ससुराल प्रयाग में आ गई, वहीं पर इन्होंने मिडिल से लेकर एमए संस्कृत तक की, यानी कि हस्बैंड इनके बहुत अच्छे थे, इन्हें काफी पढ़ाया लिखाया। इन दिनों आपको पता है नई पोस्ट बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, अगर आपने उसके बारे में सुना है, शायद वो ये तो पता नहीं डीएम बनी है या यूपीएससी, पता नहीं कोई बड़ा एग्जाम उनने क्लियर किया है, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने अपने पति को ही छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, अपनी शैक्षिक योग्यता के कारण एमए पास करने के प्रयाग महिला विद्यापीठ प्राचार्य का पद मिला। पढ़ाई को इतनी बेहतरीन तरीके से किया, पढ़ाई कंप्लीट होते ही सीधा क्या बनी? प्रिंसिपल। इन्होंने अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह किया और असमय वैद्य जीवन महादेवी में आत्मलीन, शांत, एकांकी अवश्य बनाया। लेकिन इनका बहिर्मुखी व्यक्तित्व अत्यंत उदार, मिलनसार, प्रहित, विशेष रूप से दीन दुखियों की सेवा सहायता से ओतप्रोत था। बहिर्मुखी, एक तो बहिर्मुखी होता है आपका एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट। वो इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति होते हैं जो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं रखते, चुपचाप रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जैसे हम आपके सामने खड़े हैं, कैमरे के सामने खड़े हैं, अगर आप हमें ऑडियंस में भी खड़े कर लोगे हमें कोई झिझक नहीं आएगी, क्योंकि हम क्या है? हम बहिर्मुखी हैं, हम एक्सट्रोवर्ट हो चुके हैं लोगों के सामने पढ़ा के। लेकिन अगर आपको ही 10, 15, 25 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो शायद आपकी नजरें यूं हो जाए और आप बोलते में झिझकने लगे। तो ये जो थी ये ऐसी नहीं थी, ये हमारी तरह थी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की थी। ठीक है, कड़िया शीर्षक निबंध संग्रह, अतीत में चलचित्र, बाकी इनके बारे में आपको दिखाया गया। ठीक, और स्मृति के रेखा जैसे स्मरणों, ये वाला आप यहाँ पर रह देंगे, मतलब बहिर्मुखी व्यक्तित्व लिख देंगे, ये ठीक है। लेकिन इनकी कविताओं में वेदना, करुणा, अकेलेपन की आत्मशीलता ही अधिक व्यक्त हुई। इस तथ्य को ध्यान में रखकर महादेवी काव्य का मूल्यांकन करना उचित होगा। अब आपको मैंने इनके बारे में बताया, इस पूरे पैराग्राफ में तुम्हें जितने भी हाईलाइट्स पॉइंट दिख रहे हैं, क्या क्या पता लगा? पहला, महादेवी वर्मा का जन्म, दूसरा इनके पिता कौन थे, तीसरा इनकी माता कौन थी, चौथा इनकी उम्र कितनी, 9 साल की उम्र में ही शादी कर दी, और उसके 5वां इनके पति कौन थे, वहां पर जाकर क्या करा इन्होंने, घरानी भी नहीं, उन्होंने आगे जाके पढ़ाई करी, पढ़ाई कंप्लीट। देखो मुझे भी याद हो गया, सच बोल रहा हूँ, पेपर तुम्हारा अगर मुझे बैठा दोगे ना पेपर में, सच कह रहा हूँ पास करके आ जाऊंगा। उसके बाद भी पढ़ाई की, संस्कृत में एमए किया, डायरेक्ट प्रिंसिपल बनी। लेकिन उसके बाद बता रहे हैं कैसे समाज में जो हमारी ज्यादातर इनकी रचनाएं थी, एक तो इनकी अकेलेपन की थी, अकेलेपन ये देखा है ना, अत्यंत जीवंत व्यक्ति, स्मृति रेखाएं, और दूसरा क्या है, स्वभाव कैसा बताया इनका, बहिर्मुखी। मैंने बहिर्मुखी अभी आपको बताया, इंग्लिश में कहते हैं इसे एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, दोनों के एग्जाम्पल में दे चुका हूँ। इंट्रोवर्ट जो घर में रहना पसंद करता है, बाहर निकलना ही पसंद नहीं करता, आपका भाई बहन या कोई दोस्त होगा। एक्सट्रोवर्ट जिसे घर में मन ही नहीं लगता, वो बतौड़ा जिसे कहते हैं, थोड़ा कम। ठीक, तो ये महादेवी वर्मा के बारे में स्टार लगा लो। इतनी डिटेल भी अगर पेपर में तुम छाप देते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ पेपर में मुंह पे हाथ रख के नहीं बैठना पड़ेगा, क्लास के गाटर या पंखे नहीं गिनने पड़ेंगे तुम्हें, अगर तुमने ये भी पढ़ लिया ढंग से। चलिए अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्लियर कर लें से, जो मैंने नीचे का स्किप करा है ना, तुम कोशिश करना है इसमें पॉइंट निकालने की, लेकिन मेरा मानना है ऊपर तक ही रहने दो, 5 से 7 पॉइंट इसमें से निकाल लोगे तुम आराम से। चलिए अगला पॉइंट, महादेवी वर्मा की कुल रचनाएं। अब देखो किसी भी राइटर के बारे में पढ़ते हो, रचनाएं तो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब इग्नू वाला पे तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है ना यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, आपकी इग्नू की जो भी चीजें होती है, कोर्स कोड होते हैं, वो पढ़ाए जाते हैं। तो इनके बारे में सुनो, क्या क्या रचनाएं थी। काव्य रचना कौन सी थी इनकी, रेखा चित्र कौन से थे, अनुवाद कौन से थे। काव्य रचना की बात करूं, निहार, रसीम, नीरजा। मैं सही कह रहा हूं, पेपर में 2 से 3 लिखना, ज्यादा याद करने की कोशिश करोगे तो अटक जाओगे। ट्रिक बना लेना, कैसे, नीरनी, नीरनी, नीरनी रचना क्या हो गया, निहार, रसीम, नीरजा, निहार, रसीम, नीरजा। कुछ भी ट्रिक बनाओ, माइंड लगाओ, तुक्का लगाओ, हाथ पे लिख के ले जाओ, मुझे नहीं पता, लेकिन पेपर में करके आओ।
रेखा चित्र और संस्करण में क्या था इनका, श्रृंखले की कड़ियां तथा अतीत में चलचित्र। अनुवाद, वेदों से लेकर गीत गोविंद तक महत्व। खाली यही लिख देना 3, नीरनी, नीरजा, रशीम और जो लास्ट वाला कौन सा था आपका, निहार। ठीक है, ये इनकी क्या थी, ये इनकी रचनाएं थी। स्क्रीनशॉट ले लो। रचनाओं में खाली 2-3 लिख दोगे, एग्जामिनर को पता लग जाता है, बच्चे को पता है, पूरा का पूरा नहीं लिखना आप सभी को। ठीक, चलिए, महादेवी वर्मा के प्रतीकों के विभिन्न प्रकार। ठीक, और जो क्या क्या उनकी चीजें थी, महादेवी वर्मा ने मोटे तौर पर 2 प्रकार के प्रतीकों, मतलब किन किन तरह की चीजों को उन्होंने प्रयोग किया, 2 प्रकार के प्रतीकों का उन्होंने प्रयोग किया। पहला, एक तो था इनका आत्मिक प्रतीक, जो उनके आध्यात्मिक सौंदर्य बोध को स्पष्ट करते हैं। इनमें महादेवी वर्मा का दार्शनिक दृष्टिकोण, इसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं। दर्शन शास्त्र जो है एक सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं आपके फिलोसफी। ठीक, फिलोसफी, स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो सकती है, फिलोसफी को ही कहते हैं हिंदी में दर्शन शास्त्र। ये आपका सब्जेक्ट है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, हर चीज को जोड़ के देखता है किसी चीज से, इसकी काफी सारी विचारधाराएं होती हैं। तो यहाँ पर दार्शनिक दृष्टिकोण अभिव्यक्तित होती है। और 2 प्रेम परक प्रतीक, 2 प्रतीकों को यूज किया। पहला कौन सा, दार्शनिक दृष्टिकोण, और दूसरा प्रेम परक। 2 दृष्टिकोण को इन्होंने हर चीज से देखा। ठीक, चलिए, और देखिए क्वेश्चन है महादेवी वर्मा का वेदानुभूति। अब आ जाइए ऊपर, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, मैंने जो स्कीप करा था ना, मैंने आपको एक लेवल से पढ़ाया है। पहले मैंने इंट्रो दिया, फिर मैंने बताया क्या क्या करती थी, छायावादी युग की थी, है ना। उसके बारे में मैंने इनका आपको बैकग्राउंड बताया, माता पिता, शिक्षा, विवाह, शादी, कैसी कैसी इनका समाज में क्या क्या चीजें देखती थी। उसके बाद मैंने इनकी रचनाएं दिखाई। फिर मैंने महादेवी वर्मा के प्रतीक, 2 प्रकार के प्रतीक थे इनके। पहला कौन सा था, एक तो आत्मिक और दूसरा कौन सा था, दार्शनिक, या 2 प्रेम परक। चलिए, अब जो मैंने ऊपर छोड़ा था अब आ जाता हूं मैं उस पे। ठीक, ये देखिए महादेवी वर्मा के काव्य सौंदर्य की भावना। क्वेश्चन यही है, काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। चेक कर लीजिए, यूं नहीं कि जो मर्जी पढ़ा रहा हूं। अब यहाँ देखिए काव्य सौंदर्य की भावना। चलिए, अब मैं क्लियर करा रहा हूं इसे। ठीक, हालांकि आइए, महादेवी वर्मा के काव्य सौंदर्य की भावना। ठीक, इनके लिए स्पेशल थैंक्स है, लाइक जिन्होंने भी ये आर्टिकल लिखा है यहाँ पर, और उनकी वजह से आप सब पढ़ पा रहे हो। छायावादी काव्य के विकास में महादेवी वर्मा का, मैंने आपको पहले ही बताया था किस युग की थी, छायावादी युग की थी। तो इसमें तो गलती करनी नहीं है तुम्हें, किस युग की थी, छायावादी युग की थी। ठीक, छायावादी काव्य के विकास में महादेवी वर्मा का योगदान कैसा था, अप्रियतम, मतलब जो कहा ना जा सके बहुत ही ज्यादा। दूसरा, वह अपने समय के कवियों में से एक अलौकिक, ये भी मैंने तुम्हें वहां पर बताया था। भाव जगत में सृजन छायावादी काव्य नई सौंदर्य दृष्टि प्रदान की। भाई, जो व्यक्ति कुछ अलग करके दिखाता है, स्पेशल करके दिखाता है, उसी का नाम तो आता है, जब भी तो आप इनके बारे में पढ़ रहे हो। तो नई सौंदर्य दृष्टि इन्होंने प्रदान की। उसके बाद यही कारण है कि उन्हें छायावादी काव्य धारा का रहस्यमयी, ये वाला वर्ड पहले भी आया था, अभी भी बताया था, रहस्यमयी भावधारा की प्रकृति का प्रमुख कहा जाता है। ठीक, प्रेम मानव जीवन का सर्वाधिक व्यापक, प्रेम कैसा है, मानव जीवन का सर्वाधिक व्यापक और प्रभावकारी भाग है। प्रेम के पीछे तो आज दुनिया पागल हो रही है, कुछ ही और ही तरीका। यह विवेचन पीछे किया जा चुका है। सृष्टि के मूल रूप में निहित भावनात्मक रूप से ही प्रेम है। लौकिक एवं अलौकिक दोनों स्तरों पर प्रेम का व्यापक चित्रण काव्य में हुआ। महादेवी वर्मा भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने काव्य का तल है भावना प्राणवान शक्ति में रमा। अब कुल मिलाकर ये थोड़ा दर्शन शास्त्र की तरफ बात कर रही है, यहाँ पर तुम्हें समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। दर्शन शास्त्र में हर चीज को भगवान से जोड़ के देखा जाता है और भाषा थोड़ी बदल जाती है, इसलिए समझ नहीं आता। तो काव्य सौंदर्य में तुम ये भी लिख दोगे ना, क्या क्या थी। कुल मिलाकर जो इन्हें पसंद था, इन्होंने एकांकी के बारे में लिखा है। एकांकी मतलब जो, और उसके बारे में एकांकी के बारे में लिखा है। थोड़ा बहुत आपको मतलब छायावादी, रहस्यवादी थी भावना इनकी जो थी। तो रचनाएं आपको जो देखी वहां से आप ले लें। ठीक, लौकिक और अलौकिक दोनों तरह की चीजों पर इन्होंने बातें की हैं। ठीक, चलिए, तो महादेवी वर्मा के बारे में आपने जान लिया। पेपर में छोटा क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नोट्स, मैं तो अब बता रहा हूँ आपको। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी क्लास। और 2 ही क्वेश्चन आप आए हैं, शॉर्ट 8 नंबर के थे शायद, ये पता नहीं। ठीक, और बाकी आप एक बार देख लेना जो प्ले लिस्ट है BSDC 131 और 132, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पर आपके अटैच है। धन्यवाद।